फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग नए हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जितनी भी कोई नई इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वीज़ा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। आज की वीडियो आप लोगों को कंटेंट से आइडिया हो चुका होगा कि आज की जो वीडियो है वो थाईलैंड के वीज़ा से रिलेटेड है, मलेशिया के वीज़ा से रिलेटेड है, सिंगापुर के वीज़ा से रिलेटेड है और कंबोडिया के वीज़ा से रिलेटेड है। तो आप लोग इसका वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ। जो लोग जीसीसी रेजिडेंट्स हैं वो जिस कंट्री में भी रहते हैं उस कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, इन 4 कंट्रीज़ के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स पहले मैं बता देता हूँ आपको, फिर आपको बताता हूँ कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो अगेन, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम वीडियो मेरी देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, कमेंट करें और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं थाईलैंड के वीज़ा के लिए, मलेशिया के लिए, जो जीसीसी रेजिडेंट्स हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी शेयर करता हूँ। तो जीसीसी रेजिडेंट को सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो चाहिए उनको अपना पासपोर्ट, वो वैलिड होना चाहिए 6 मंथ के लिए। उसके बाद 2 वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स चाहिए और इसके साथ वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर्स के साथ उनको जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड हैं, ये 2 तो उनके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। उनको एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी रिक्वायर्ड होता है। एनओसी का फॉर्मेट कैसा है, एनओसी कैसा होना चाहिए, वो ऑलरेडी मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप मेरी वीडियोस में जाके एनओसी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और एनओसी के फॉर्मेट के ऊपर। दूसरा, एनओसी के अलावा आप लोगों को चाहिए बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की भी एक मैंने कंप्लीट वीडियो है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, वो भी आप जाके शेयर कर सकते हैं। एनओसी, बैंक स्टेटमेंट के बाद आपको चाहिए जो आपका ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। पासपोर्ट का एक डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स का दूसरा, वाइट बैकग्राउंड के साथ डॉक्यूमेंट्स, एनओसी तीसरा, और जो 4th डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया बैंक स्टेटमेंट। नंबर 5 पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और नंबर 6 के ऊपर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप सपोर्टिंग को डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्दर आ जाएगा। आप अपनी सैलरी स्लिप्स वगैरह अटैच कर सकते हैं। अगर आपने अपनी सैलरी स्लिप्स वगैरह अटैच नहीं की, सैलरी सर्टिफिकेट्स या पे स्लिप में से कोई भी एक चीज़ आपने अटैच नहीं की, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक लेटर लिखवा लेते हैं कि आप उनके साथ काम करते हैं। वो एनओसी में भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो शेयर हो जाती है। इसके अलावा फर्दर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ कंट्रीज़ के लिए। कुछ कंट्रीज़ रिक्वायर करते हैं, कुछ कंट्रीज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो इतने रिक्वायर्ड हैं। जो लोग फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, विद फैमिली जाना चाहते हैं, उनके लिए अगर उनके किड्स हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, और अगर उनकी वाइफ उनके साथ जा रही है तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग शादीशुदा हैं, जो मैरिज जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और उनको मैरिज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, और जो मैरिज सर्टिफिकेट होगा वो अटेस्टेड होना चाहिए, और जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, अब जो जीसीसी में लोग रहते हैं वो जीसीसी का जो रेजिडेंट कार्ड है उसके साथ अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो जीसीसी का एक रेजिडेंट कार्ड है जिसे हम पताका कहते हैं, वो उसके साथ अप्लाई करते हैं। जो जीसीसी रेजिडेंट्स नहीं है उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? पासपोर्ट उनको वही चाहिए, पिक्चर्स उनको वही चाहिए, बैंक स्टेटमेंट उनको वही चाहिए। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको एफबीआर और एनटीएन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और एनटीएन नंबर, नेशनल टैक्स नंबर होता है, वो उनको रिक्वायर्ड होता है। जो लोग एम्प्लॉय हैं उनको ये 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड होते, उनको एनओसी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उनको फर्दर अपना एनओसी चाहिए होता है, वो अपना एनओसी सबमिट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो होती है आपकी एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो वाइल प्रिपेयरिंग एंड वाइल डूइंग योर एप्लीकेशन यू शुड बी कीप इन योर माइंड कि आपने अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी नेशनैलिटी और आपका जो पासपोर्ट नंबर है, ये 4 थिंग्स, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये 4 चीज़ें जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, क्योंकि ये चारों की चारों चीज़ें आपके वीज़ा के ऊपर लग के आती हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा था कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो वीज़ा के साथ मैच नहीं करती, उनके ऊपर जो स्टिकर वीज़ा है वो तो वीज़ा के ऊपर पेस्ट होता है। ये वो इन्फॉर्मेशन है, जब आप वीज़ा आपको मिल जाता है, आपके पासपोर्ट पे पेस्ट हो जाता है, तो ये वीज़ा एयरपोर्ट पे जब आप इमिग्रेशन के पास जाते हैं तो वो आपके वीज़ा को वेरीफाई करते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो जाती है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं होती, तो इसका आप लोगों को फिर ये नुकसान होता है कि आप लोगों को ट्रैवलिंग डे के ऊपर आपको might be possible they will send you again to the embassy or you will have to face so many immigration questions. So
आप इस चीज़ से बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए, किसी किस्म का कोई फर्दर इनकन्वीनियंसी से अवॉइड करने के लिए या कोई किस हैप से बचने के लिए आपको चाहिए कि ये चारों इन्फॉर्मेशन अपनी प्रॉपर्ली देखें। एम्प्लॉय के लिए एनओसी इंपॉर्टेंट होता है, वो एनओसी को देखें और एनओसी में से चेक करें कि उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपके जो पाकिस्तान से लोग अप्लाई करेंगे जीसीसी रेजिडेंट के लिए बताका चाहिए, वहाँ का नेशनलिटी जो रेजिडेंट कार्ड है वो चाहिए। पाकिस्तान से या इंडिया से, बांग्लादेश से जो लोग अप्लाई करेंगे उनको वहाँ का जो रेजिडेंट कार्ड है, जो इंडिया में एक जो कार्ड है आप लोगों का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, वो हया कार्ड जिसे कह सकते हैं आप लोग, हया कहते हैं, वो चाहिए। और दूसरा जो है ना वो आप लोगों को पासपोर्ट के साथ उसकी डिटेल्स जो है वो मैच करनी चाहिए। अब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए, आपने प्रिपेयर कर लिए थाईलैंड मलेशिया के लिए। अब दो तरह से कर सकते हैं, ये फ़ाइल प्रिपेयर करके एम्बेसी चले जाएँ, वहाँ से वीज़ा ले लें। मैं आपको थाईलैंड की बात बता रहा हूँ। या फिर आप ये करें कि किसी कंसल्टेंट के पास चले जाएँ, वो आपका खुद डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके एम्बेसी जाके वो भी वीज़ा ले सकता है। मलेशिया के लिए आप खुद घर बैठ के अपना वीज़ा प्रिपेयर करें, आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। सिंगापुर का भी ई वीज़ा है। कंबोडिया के लिए आप एम्बेसी भी जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप जब थाईलैंड में आ जाते हैं तो बैंकॉक में अगर आप चले जाते हैं कंबोडिया की एम्बेसी में, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, बैंक स्टेटमेंट आपके पास है, आपका फर्दर लीव लेटर है कि आप वोकेशंस के ऊपर हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, या कोई FBR NTN नंबर है और टैक्स रिटर्न्स आपके पास हैं, जो लोग बिज़नेस करते हैं वो लेके आ जाते हैं। बाकी के डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कंबोडिया एम्बेसी में चले जाते हैं तो वो उनको ऑन द स्पॉट 4 डेज़ 5 डेज़ या 6 डेज़ का वीज़ा इशू कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।